डियर स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी 2023 की परीक्षा में अपने आप को मेरिट स्थान में ले जाना चाहते हैं, ये वीडियो बहुत ही काम की रहने वाली है उन लोगों के लिए जो पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं और जो बहुत पढ़ने वाले हैं, उन सभी के लिए। महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ महत्वपूर्ण सूचना क्या है, फिर हम इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, ये केंद्रीय विद्यालय दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। दूसरी बात बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय जो है, टोटल 46 केंद्रीय विद्यालय जो है दिल्ली में सर्वाइव कर रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पे 46 विद्यालय हैं। हर एक 5 विद्यालय जो है 30 सेट अलग अलग विषय के निकालेगा, 30 सेट प्रश्न पत्र निकालेगा। प्रश्न पत्र नंबर 1 आप देख रहे हैं जो किसी एक विद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। यही विद्यालय जो है आपके हिंदी अ का 30 सेट निकालेगा और सभी के सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा, प्रश्न पत्र भी दूंगा। पहले समझ लीजिए क्या बोलने वाला हूं। तो 5-5 विद्यालय जो है आपका हिंदी अ का 5 विद्यालय बनाएंगे, हिंदी ब का 5 विद्यालय बनाएंगे और फिर आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का 5 विद्यालय उस पर काम करेंगे। इसी तरह से आपका बेसिक जो मैथमेटिक्स है उस पर भी 5 विद्यालय काम करेंगे और उसी तरह से आपके अंग्रेजी विषय पे 5 विद्यालय काम करेंगे, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस पे भी 5 विद्यालय काम करेंगे। इसी तरह से आपके अन्य सब्जेक्ट जो भी है, साइंस, संस्कृत, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी को 5 विद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा। टोटल 30 प्रश्न पत्र हर सब्जेक्ट के तैयार किए जाएंगे और इन्हीं में से जो है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में आपके प्रश्न देगा। सीधी सी बात समझ में आ गई। सीबीएसई इन 30 प्रश्न पत्रों में से ही आपके बोर्ड में प्रश्न देगा, बिल्कुल सेम टू सेम, डीटो 2 कॉपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ये पीडीएफ आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी चैनल पे, किसी भी वेबसाइट पे कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय का अपना मॉडल पेपर है, ध्यान रखना है। तो जो चीज मैंने बताई, हर 5 विद्यालय जो है अलग अलग विषय के 30 सेट जारी करेगा और उसी में से 2023 की परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, उस समय मैंने उसका एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन अभी अभी एनालिसिस किया मैंने और इसको कंप्लीट समझ पाया मैं कि जो केंद्रीय विद्यालय दिल्ली के हैं, ये जितने भी प्रश्न पत्र 30 सेट, बहुत बड़ी बात होती है 30 प्रश्न पत्र जो है तैयार करना, और 30 प्रश्न पत्र के सॉल्यूशंस भी मैं दूंगा आपको। तो आप पीडीएफ सबसे पहले डाउनलोड करें जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। ध्यान रखना, जब ये गद्यांश आपके सामने है, या तो वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसमें सारे के सारे गद्यांश और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशंस कराने वाला हूँ। तो अगर आप वाकई में मेरिट चाहते हैं, मैं केवल पास होने की 90%, 80% की बातें नहीं कर रहा, मैं मेरिट, सीधी मेरिट की बात कर रहा हूँ। 99, 98, 99, 98, 97 ये परसेंटेज जो बच्चे हासिल करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब आपके पास, सभी के पास मौका है, जो बच्चे डल हैं, जो बच्चे मीडियम हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज लाना चाहते हैं, उन सभी के लिए यहां पर जो वीडियोस डाली जा रही हैं, अगर इनको पढ़ लेते हो तो बुक उठाने की जरूरत नहीं है। कोई टेस्ट पेपर, कोई भी आप जो भी मॉडल पेपर्स पढ़ रहे हैं अलग से, कोई भी सीरीज पढ़ रहे हैं जो पब्लिशर्स देते हैं, उनको किसी भी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के दौरान जो चीजें बता रहा हूं इसको सुन लिया होगा आपने। तो बढ़ते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहां पर जो है गद्यांश दिया गया है, इस पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है जो एक एक नंबर के रहेंगे, 5 रहेंगे। आपको सभी को पैटर्न पता है, सीबीएसई ने पैटर्न बता दिया है अपने मॉडल पेपर के थ्रू, लेकिन उस मॉडल पेपर में से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल पेपर जो दिए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा, केवल वो पैटर्न बताता है कि इस तरह के प्रश्न, इस सीरीज के प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न जो है हम पूछेंगे एग्जाम में, बस वो केवल इतना बताता है। मॉडल का मतलब होता है किसी चीज का जो है हम पहले से तैयारी कर लें, कि जैसे हम घर बनाते हैं तो उसका डिजाइन बनाते हैं, तो इस तरह से मॉडल पेपर आपको डिजाइन देता है। लेकिन ये जो मॉडल पेपर है ये केंद्रीय विद्यालय के हैं, ठीक है, ये सीबीएसई नहीं, केंद्रीय विद्यालय। और केंद्रीय विद्यालय जो है 30 मॉडल पेपर्स जो है जारी करता है और उन्हीं 30 प्रश्न पत्रों में से ही प्रश्न आते हैं। ये बात मैंने आपको बहुत सावधानी से बता दी। अगर आपने मेरी बातों को सुना है, स्किप नहीं किया है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला जो प्रश्न है यहां पर दिया गया है, 20वीं शताब्दी का उत्प्रेरक तथ्य अनियंत्रित विकास, उपभोगवादी समाज, राजनीतिक भौतिकवाद तथा आध्यात्मिक अवमूल्यन है। इस तरह से ये पैसेज है, इसको पढ़ना अच्छे तरीके से समझना, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में आपको मैं समझाता रहूंगा कि क्या पढ़ना है और कैसे करना है, और सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आप देखने वाले हैं। पहला प्रश्न जो इसमें, अगर आपने ये पैसेज पढ़ लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़िए। अभी के अभी पीडीएफ जो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ कहीं भी नहीं मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी चैनल पे, किसी भी वेबसाइट पे। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। तो पहला पद्यांश, इसमें जो पद्यांश से आधारित प्रश्न पूछा गया, ये बोला गया है, गद्यांश में चर्चित समस्या समग्र रूप से किस पर विचार करती है। तो गद्यांश में चर्चित समस्या जो है समग्र रूप से किस पर विचार करती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, गद्यांश आपने पढ़ लिया है, इसका सही आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहे। तो अगर आपने इस गद्यांश को पढ़ लिया है तो इसमें जो समग्र रूप से विचार किया गया वो समस्या क्या है, वो है आध्यात्मिक अवमूल्यन, ठीक है। तो ग ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग ऑप्शन, ठीक है। मैं हर सब्जेक्ट को आपको सॉल्व करवाऊंगा और यहां से पढ़ लिया, विश्वास दिलाता हूं मैं, बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। 30 क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के पढ़ना, अपने आप में महारत हासिल करना है। जो बच्चे सोच नहीं सकते उससे ऊपर जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे,
दूसरा प्रश्न है गद्यांश में यथातथ्य मूल्यों का अभिप्राय है। यथातथ्य मूल्यों का क्या अभिप्राय है गद्यांश में पूछा गया है। तो इसका अगर आपने गद्यांश फिर से पढ़ लिया है तो आपको यह चीज पता चल जाएगी, इसमें यथातथ्य का मूल्यों का मतलब अभिप्राय है कि सिंपल क्या है। ठीक है, तो यहां पे का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 पे आ चुके हैं। आपका मॉडल पत्र जो है आपका 1 देख रहे हैं, ध्यान रखना है सीबीएसई का 10th क्लास का हिंदी अ। यहां पर जो है गद्यांश से आधारित तीसरा प्रश्न के गद्यांश के अनुसार प्रथम वास्तविकता में क्या सम्मिलित होता है। तो प्रथम वास्तविकता में क्या सम्मिलित होता है, गद्यांश पढ़ लिया है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें आ जाएगा प्रबुद्ध बुद्धिवाद। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़े आराम से देख लेना। अगर जो बच्चे चाहते हैं वाकई में अपने रिजल्ट को ऐसा इंप्रूव करना जो दुनिया देखती रह जाए, अड़ोसी पड़ोसी हक्के बक्के रह जा रही है, तो पढ़ता नहीं था अचानक से इसको क्या हो गया, ये इसने ऐसे कैसे कर दिया 2-3 महीनों में, तो वो विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत आपको मतलब इसका लाभ होने वाला है। यहाँ पे चौथा प्रश्न जो है वैज्ञानिक तथा मानवीय 2 संस्कृतियों के मेल का तात्पर्य है। तो यहाँ पे इन 2 संस्कृतियों का मेल का क्या तात्पर्य है, ऑप्शंस आपके सामने है। राइट ऑप्शन हमें बताना है। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सामान्य दृष्टिकोण की पूर्ण स्थापना का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवें में गद्यांश इंगित करता है कि विज्ञान ने सिद्ध किया है कि, क्या सिद्ध किया है, तो यहां पर जो हो जाएगा विज्ञान ने सिद्ध किया है कि द्रव्य जो है ऊर्जा है। ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 में देखो पद्यांश आया हुआ है। ठीक है, यहां पे पद दिया गया है, छोटी सी कविता के रूप में गद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है, आपको देखना है। ठीक है, तो निम्नलिखित 2 पद्यांश में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो आपको चूज करने हैं। तो ये आपने पद्यांश देख लिया, पीडीएफ में दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ते हैं इस पद्यांश के सॉल्यूशन की तरफ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक बार यहां पे रोक देता हूं, पहले आप देख सकते हैं यहां से स्टार्ट है और यहां पर आपका ये एंड है। इसके बाद प्रश्न है, इसके प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न जो है पहला यहां पर पूछा गया है, अब असह्य इस दर्द से मैं असह्य दर्द का क्या कारण है या कारण क्या है। तो यहां पर जो आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर जो आपको कारण के साथ बताना है, वो विकल्प सही ढूंढना, आपको सर्च करना है विकल्प सही। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वनों का न रहना। क्या, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वनों का न रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी पद्यांश से आधारित, जिसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही कथन से क्या तात्पर्य है। तो इस कथन का तात्पर्य हम जो लिखेंगे वो हो जाएगा आपका घ ऑप्शन, पेड़ों को काटकर भी तृप्त ना होना। कौन सा, पेड़ों को काटकर भी तृप्त ना होना। अगला जो तीसरा प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें जो देखिए पूछा गया, अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ ना होने का कारण है। तो इसका क्या कारण है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वन काटे जा रहे हैं। ठीक है, का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है। तो पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है, इसका सही आंसर जो होगा, इसमें आप देखें पेड़ में अपना सर्वस्व देते हैं। क्या देते हैं, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, यानी सब कुछ देते हैं। ठीक है, इसलिए उसको मानव का बंधु यानी कि मानव का मित्र, बंधु, दोस्त, भाई कहा गया है। अगला जो है पांचवा प्रश्न, इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है। तो इस कविता में जो प्रेरणा दी गई है उसको आपको बताना है। अगर आपने कविता पढ़ ली है तो आपको प्रेरणा भी पता चल जाएगी। तो यहां पर जो है सिंपल सा प्रेरणा दी गई है वन संरक्षण की। घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं इसके अथवा पार्ट में। अथवा पार्ट में फिर से आपको एक पद्यांश दिया हुआ है। आपका जो न्यू पैटर्न है 2023 का, उसी पे आधारित सारे के सारे जो है मॉडल प्रश्न पत्र आपके केंद्रीय विद्यालय द्वारा जारी किया जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और केंद्रीय विद्यालय के अगर आपने पेपर पढ़ लिए तो बल्ले बल्ले होने ही होने हैं। ये 100% परिणाम देता है। यहां पर जो है अथवा पाठ, इसमें आपको दिया गया है पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलते हैं हम इस प्रश्नों के उत्तर की तरफ। यहां पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया। तो अगर आपने काव्यांश पढ़ लिया है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, एकदम एग्जैक्टली आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा अपनी बिटिया के रूप में। किसमें, अपनी बिटिया के रूप में। ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी। तो कवित्री जो है वर्षों से अपने बचपन को खोज रही थी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
इसमें चौथा प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी। तो अगर आपने गद्यांश को पढ़ा है तो उसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता झलक रही थी। ख ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है उसको देखिए। पांचवें प्रश्न में क्या पूछा गया है, बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ। तो बेटी और माँ के बीच में क्या संवाद हुआ है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, माँ ने पूछा यह क्या लाई हो, और बेटी बोल उठी माँ काओ। ठीक है, तो यहां पर जो है का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निर्देश जरूर पढ़ लेना, क्योंकि निर्देश में कभी कभी बोलता है कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कि नहीं 3 प्रश्नों के। तो जब एग्जाम में हो तो सारे निर्देश जरूर पढ़ना। तो निर्देश क्या है, रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्नों के उत्तर जो है देने हैं केवल 4, दिए गए हैं आपको 5। चलिए हम पांचों के उत्तर देखेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है टेंशन लेने की। पहला जो प्रश्न है, वह घर गया और पुस्तक ले आया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद जो है आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और से इसको जोड़ दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपको इशारा कर रहा है कि संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर जो है हमारा का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दूसरे नंबर की बात करते हैं। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इसमें से आपको केवल संयुक्त वाक्य का ही चयन करना है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य है, इसको जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे का ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, का ऑप्शन, उसने खाना खाया और सो गया। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है इसको देखिए, देर मत करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा, देर करने पर गाड़ी छूट जाएगी। यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ग ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें यहां पर दिया गया है चौथा प्रश्न, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण आपको देना है। वो क्या होगा आपका क्रिया विशेषण का उपवाक्य, तो यहां पर जो हो जाएगा, तुम बीमार पड़ गए क्योंकि तुम कसरत नहीं करते थे। ग ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण की बात हो रही है यहां पर। इसके बाद पांचवा जो प्रश्न है, बिल्कुल इसी तरह का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा आपके पेपर में। आपके अलग अलग सीरीज होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जो 30 प्रश्न पत्र जारी किए जा रहे हैं, हालांकि आपको जल्द से जल्द ये तो मिलेंगे नहीं कहीं, और मिल भी गए तो एक आधा मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको जब मिलेगा ही नहीं तो आपको क्या करना है, सिंपली पीडीएफ जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है इस प्रश्न पत्र की, उसको डाउनलोड कर लेना है ताकि आप उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। सॉल्यूशंस में बताते जा रहा हूं। तो यहाँ पे पांचवा जो प्रश्न है इसमें कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ में सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प नीचे दिए गए हैं, क ख ग घ। ठीक है, सबसे पहला जो विकल्प है उसको देखिए, हम लोग पुणे घूमने गए और वहां 4 दिन रहे। दूसरा है, माता जी ने शीला को एक साड़ी दी। और तीसरा है, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। अब इसमें से आपको तीनों वाक्यों को पहचान करके लिखना है कि सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है और मिश्र वाक्य कौन सा है। यहां पर हम लोग पुणे गए और वहां 4 दिन रहे, यहां पे और से जोड़ दिया गया है, यानी कि ये बना दिया गया है संयुक्त वाक्य। इसके बाद माता जी ने शीला को साड़ी दी, बिल्कुल सरल वाक्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद बचा हुआ ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली थर्ड हो गया, फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसको। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, ये है मिश्र वाक्य। तो तीनों ऑप्शन हमारे मिल गए हैं। अब देखते हैं आपका फर्स्ट का जो है सेकंड पोर्शन, फर्स्ट का जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट और थर्ड का थर्ड पार्ट कौन से ऑप्शन में है। तो देखेंगे ग पार्ट, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन, 2 का फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड का थर्ड ऑप्शन, ये है आपका करेक्ट मैच। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसमें क्या बोला गया है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के आपको उत्तर देने हैं। कोई भी 5 दिए जाएंगे इसमें, और 5 में से केवल आपको 4 के उत्तर ही देने हैं। तो यहां पर जो है आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं। कॉलम 1 से कॉलम 2 को जो है सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सलमा से गाना गाया जाता है। तो सलमा से गाना गाया जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये कर्म कर रही है, तो कर्म जो है इसका आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, कर्मवाच्य। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। तो पिताजी क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो कृत्यवाच्य दिखाई दे रहा है। इसके बाद ऑटोमेटिकली अब शुभम से पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, भाववाच्य, भाव बता रहा है। ठीक है, अपना भाव व्यक्त कर रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट का सेकंड और आपका सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का थर्ड, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का थर्ड, ग ऑप्शन यहाँ पे भी आपका करेक्ट है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट, इसके ऊपर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाले वाक्य छांटिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से केवल एक ही है जिसमें कृतवाच्य है, और वो है सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र को बलिदान और त्याग का संदेश दिया। क्या है ये, कृत्यवाच्य है।
यहाँ पर ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। अब आपको वाच्य बताना है, तो इसमें देखिए कौन सा है वाक्य आपका, गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो ये कौन सा वाच्य है, तो ये भी आपका ऊपर वाला ही कैसा है, सुभाष चंद्र ने दिया संदेश और इन्होंने भी संदेश दिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या बोला है इसने, कृत्यवाच्य छांटना था, हमने कृत्यवाच्य निकाला और यही पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य अब कृत्यवाच्य होगा। तो ये वाक्य जो हमारा दिया गया है कैसा है, कृत्यवाच्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका क ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मजदूर मकान बनाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य होगा। मजदूर मकान बनाता है, इसका कर्मवाच्य आपको बताना है। तो मजदूर द्वारा मकान बनाया जाता है, ये इसका कर्मवाच्य होगा। का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो पांचवा प्रश्न है उसकी बात करते हैं, मैं यह बोझ नहीं उठा सकता, इस वाक्य का भाववाच्य होगा। भाव पूछ रहा है, तो भाव क्या होगा, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता। ख ऑप्शन जो है करेक्ट होगा पांचवें प्रश्न का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 को आपको करना है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसको देखिए, यहाँ पे दिया गया है मजदूर फावड़े से जमीन खोदता है, रेखांकित पद का सही पद परिचय आपको देना है। जब आप इस लाइन को पढ़ रहे हैं, मजदूर फावड़े से जमीन खोदता है, तो इसमें हमारा जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और करण कारक है। इसलिए हमारा का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित पद का सही पद परिचय जो है आपको देना है। यहाँ पे दिया गया है रचना 10वीं में पढ़ती है, तो रेखांकित जो शब्द है इसका हमें सही परिचय बताना है। तो रचना का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, एक वचन, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक। तो यहाँ पे का ऑप्शन फिर से आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित पद का सही पद परिचय आपको देना है। यहाँ पे मधुर को रेखांकित किया गया है, श्याम बहुत मधुर गाता है। तो श्याम बहुत मधुर गाता है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये इसका क्या चीज करता है, ये कुछ मधुर गाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कर रहा है क्रिया विशेषण दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है ग करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उसने अच्छा गाया और रेखांकित पद है। तो यहाँ पे अच्छा जो है ये रेखांकित पद क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अच्छा जो है ये क्रिया विशेषण को दर्शा रहा है, तो क्रिया विशेषण जो है ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न जो है कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, इस वाक्य के रेखांकित पद का परिचय आपको देना है। यहाँ पे बहुत जो है रेखांकित पद है, इसका परिचय क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये आपका बहुत मतलब परिणाम दे रहा है ये। तो यहाँ पर परिणाम दे रहा है तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक प्रविशेषण, परिमाणवाचक प्रविशेषण है ये। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है इसमें छठा प्रश्न है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने हैं। याद रहे आपका यही फॉर्मेट रहेगा, इसी तरह के प्रश्न आएंगे और इन्हीं में से कोई प्रश्न उठाया जाएगा। हर मॉडल पेपर में से प्रश्न देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। अगर आप सारे, मैं जो मॉडल पेपर्स आपको डालने वाला हूँ 30 पीसेस डालूंगा हर सब्जेक्ट के, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो छठा प्रश्न जो हम पहला देखते हैं छठे का, इसमें देखो क्या लिखा है, विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बता दो लाल मेरा कहाँ है। तो इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार जो है आपको बताना है। तो यहां पर जो प्रयुक्त अलंकार है आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से, तो इन पंक्तियों का अगर हम अलंकार देख रहे हैं तो यहां पर जो निहित अलंकार प्रकट हो रहा है वो हो रहा है श्लेष अलंकार। आपने श्लेष अलंकार की डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, उत्प्रेक्षा की भी पढ़ी होगी, मानवीकरण की भी पढ़ी होगी, अतिशयोक्ति की भी पढ़ी होगी। तो इन सभी को अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, तभी जाके आप इनके सॉल्यूशंस दे पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो अपने टीचर से भी जरा कंसल्ट करें, उनसे पूछें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे का ऑप्शन जो हो जाएगा श्लेष अलंकार। दूसरा जो प्रश्न है इसको देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लागा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। इन पंक्तियों में जो प्रयुक्त अलंकार है वो आपको बताना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पे भाव जो झलक रहा है वो बता रहा है कि ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो तीसरा प्रश्न है इसमें देखिए पूछा गया है, इसमें दिया गया है लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। तो यहां पर जो है मानवीय अलंकार की आभास जो है प्रकट हो रही है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग ऑप्शन, मानवीकरण अलंकार। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है उसको देखिए, जो जन भर ते ही बदनु पसारा, कपि तनु किन्हीं दुगुन विस्तारा। उपयुक्त पंक्तियों में या इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो यहां पर जो अलंकार बता रहा है ये बता रहा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो घ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलेहु ताहु ताही मधुर फल जानू। इस काव्यांश में या इस पंक्ति में जो है आपको अलंकार बताना है। तो यहाँ पर जो अलंकार आप देख रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वो देखिए, इसमें दिया गया है निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित, यानी कि आपके बुक से हैं, तो आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुन करके लिखना है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बोला है, यानी कि 5 प्रश्न देगा और पांचों को करना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी। याद आ गया होगा आपको चैप्टर। तो चैप्टर याद आ गया, तो चलिए इसके प्रश्न समझ लेते हैं और इसके आंसर्स देखते हैं। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, पान वाले की बात सुनकर हालदार साहब क्या हो गए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वो द्रवित और चकित हो गए। क्या हो गए? द्रवित और चकित हो गए। का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, मूर्तिकार का क्या नाम था। तो मूर्तिकार का नाम जो था वो था मोतीलाल। यहाँ पे ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा गया आपसे, पान वाले ने किस अंदाज में मूर्ति के चश्मे के बारे में बात बताई। तो किस अंदाज में उसने बताई थी? तो उसने मजाक में बताई थी। तो का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न है इसकी देखते हैं, हालदार साहब के अनुमानुसार मूर्तिकार ने कितने समय में मूर्ति बनाई। तो हौलदार साहब क्या है, अनुमान अनुसार मूर्तिकार ने जो समय लगाया मूर्ति बनाने में वो था 1 महीने। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया पान वाले के लिए क्या मजेदार बात थी। तो पान वाले के लिए जो मजेदार बात थी वो था चश्मा बनाना भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसकी बात करते हैं। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर जो है आपको देने हैं। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे। तो यहां पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो वो झूम उठते थे। आंसर क्या हो जाएगा, वो झूम उठते थे। तो यहां पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहां पे देखिए क्या बोला गया है, संस्कृति पाठ में मनीषी किसे कहा गया है। तो यहां पे संस्कृति पाठ में मनीषी जो है चिंतनशील को कहा गया है। ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो 9वां प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, यहां पर 9वें प्रश्न में क्या बोला गया है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर के लिखने हैं। यानी कि यहाँ पे 5 प्रश्न है, 1-1 नंबर के हैं, कोई विकल्प नहीं है, आपको सारे करने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, आपने ये जो पैसेज है इसको पढ़ लिया होगा, ये कविता जो है पढ़ लिया होगा और कविता पढ़ते ही आपको याद भी आ गया होगा कि कहां से ये कविता आई हुई है। यहां पर जो पहला प्रश्न है, मैंने बताया है हर बार आपको पीडीएफ मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसको डाउनलोड कर लेना, अन्यथा ये प्रश्न पत्र आपको जहन में नहीं रहेगा। प्रश्न पत्र आपके पास होना बहुत आवश्यक है। तो यहां पर जो पहला प्रश्न है, गोपियों ने योग के संदेश की तुलना किससे नहीं की। तो यहां पर जो है नहीं की है, यहां पर जब नहीं आ जाती है तो बहुत ही सावधानी से हमें आंसर देना होता है। तो किससे नहीं की है, तो यहां पर देखिए गोपियों ने जो संदेश की तुलना जो है हारिल पक्षी से नहीं की है। ठीक है, तो यहां पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इससे नहीं की है। अगला जो प्रश्न है, योग का उपदेश किन लोगों के लिए उपयोगी है। तो यहां पर जो है आपका कौन सा आंसर होगा, अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए। यहां पे ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, मन क्रम वचन कान कान जरूरी अंश द्वारा क्या अभिव्यक्ति हुई है। तो इस अंश द्वारा जो अभिव्यक्ति हुई है उसे हमें बताना है। तो कृष्ण के प्रति जो है अटूट प्रेम की अभिव्यक्ति यहां पर देखने को मिल रही है। तो हमारा क ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखो, तिन ही ले सौंपों में तिन ही किन लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो प्रयुक्त हुआ है, ये प्रयुक्त हुआ है हमारे चंचल मन वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमारा घ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, चंचल मन वाले लोगों के लिए। अगला जो 5वां प्रश्न है, गोपियों के प्रेम की कौन सी विशेषता प्रस्तुत पद में उजागर नहीं हुई है। फिर से देखो, नहीं, जब भी नहीं आए तो प्रश्न पे बिल्कुल फोकस कर लेना, प्रश्न को ढंग से पढ़ना। यही गलती होती है, नहीं के दबाव में हम प्रश्न ही गलत कर देते हैं, नहीं पर ध्यान ही नहीं देते। तो किसकी अभिव्यक्ति या किसका पद जो है प्रस्तुत पद में उजागर नहीं हुआ है, तो किसकी विशेषता, कौन सी विशेषता उजागर नहीं हुई है, तो चंचलता की विशेषता उजागर नहीं हुई है। घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए, पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो है आपको चुनने हैं। पहला जो प्रश्न यहाँ पे देखिए, मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं मिला। फिर से आपसे पूछा गया क्यों नहीं मिला। अब आपको बताना है इसका सही आंसर कि क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अगर आप पूरे इसको ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सही राइट आंसर हो जाएगा, वे समुद्री यात्रा कर आए थे, वे सन्यास भ्रष्ट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यानी कि उपयुक्त सभी कारण सत्य हैं। यहाँ पे घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया आपसे। इसमें पूछा गया
तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? तो कवि को कैसा अनुभव होता है? तो गाने की इच्छा जो है समाप्त हो जाती है। घ ऑप्शन जो है इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब खंड ख जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसके ऊपर हम आ चुके हैं। अब वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर जो है हम देंगे। चलिए वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं इनके उत्तर कैसे लिखने हैं। और जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसी तरह से आपको उत्तर को लिखना है यदि आप टॉपर लिस्ट में जाना चाहते हैं। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लिखना, बिल्कुल सीधा सीधा साफ साफ स्पष्ट, और साथ ही साथ कम से कम शब्दों में जितना वो बोल रहा है उतने ही शब्दों में आपको लिखना है। उससे 2-4 शब्द ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं है। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के जो है आपको उत्तर देने हैं। 25 से 30 शब्द जो है सीमा बताई है, कोई इशू नहीं है। पहला जो प्रश्न है 2 अंकीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर दोगे तो 6 नंबर मिल जाएंगे। क पार्ट में है, लेखक ने खीरे की फांकों के कारण नवाब साहब के जबड़ों को स्फुरित होते देखकर क्या सोचा? तो यहाँ पर लेखक ने खीरों की फांकों के कारण नवाब साहब के जबड़ों को स्फुरित होते देखकर यह सोचा होगा कि उनका मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से भर गया है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया लेखिका और उसके साथियों के कारण प्रिंसिपल के लिए बड़ी मुश्किल क्या थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लेखिका और उसके साथियों के कारण प्रिंसिपल की मुश्किल यह थी कि प्रिंसिपल किसी तरह डरा धमकाकर डांट फटकार कर लड़कियों को कक्षाओं में भेजती हैं, पर मन्नू के एक इशारे पर वे बाहर आ जाती हैं और मैदान में एकत्र होकर के नारे लगाने लगती हैं। इससे कॉलेज चलाना जो है कठिन हो गया था। ये था उनकी प्रिंसिपल की मुश्किल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया अली बख्श के घराने का खानदानी पेशा क्या था? मंदिरों में प्राय कौन से जो है गान गाए जाते थे, ये आपको बताना है। तो अली बख्श उस समय देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, जिनके घराने का खानदानी पेशा शहनाई बजाना था। उस समय मंदिरों में प्राय गाए जाने वाले राग मल्तानी, कल्याण, ललित और भैरव आदि थे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें घ पार्ट में पूछा गया, रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाली मनीषी को प्रथम पुरस्कारकर्ता क्यों कहा गया है? संस्कृति पाठ के आधार पर उत्तर आपको देना है। तो रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाली मनीषी को लेखक ने प्रथम पुरस्कारकर्ता इसलिए कहा है क्योंकि उसका पेट भरा और तन ढका होने के बाद भी उसे यह सोचकर नींद नहीं आती थी कि ये मोती भरा थाल क्या है, और उसने किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि अंततः अपनी सहज संस्कृति के कारण ही आकाश के तारों का तथ्य जो है प्राप्त किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पे आपका पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर जो हैं देने हैं। शब्द सीमा 25 से 30 है। पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें गोगिसु नु किसे कहा गया है? वे मुनि की किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे? तो यहाँ पे गोगिसु नु विश्वामित्र को कहा गया है। वे परशुराम की अहंकार भरी बातों को सुनकर मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। वे यह बात समझते थे कि परशुराम राम लक्ष्मण को साधारण राजकुमार समझकर अपनी वीरता की कहानी सुना रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि इन दोनों को आसानी से हराया नहीं जा सकता। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न जो है ख, इसमें पूछा गया है, कवि अपनी सरलता की हंसी उड़ाने से क्यों बचता है? सरलता की हंसी उड़ाने की क्या जरूरत हुई या क्यों जरूरत हुई? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कवि ने अपना जीवन अत्यंत सरलता से जिया है। इस अत्यधिक सरलता के कारण उसे अपनों के छल कपट और हास्य का शिकार होना पड़ा है। इसलिए कवि अपनी सरलता की हंसी उड़ाने से बचना चाहते हैं। सरलता की हंसी उड़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कवि से उसकी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा गया है, तपते मौसम में बादलों के आगमन का स्वरूप तथा दिशा का उल्लेख उत्साह के आधार पर कीजिए। उत्साह की जो कविता है उसके आधार पर आपको करना है। तो उत्साह कविता में बादलों का आगमन अज्ञात दिशा से वर्णित हुआ है। ये बादल भयानक जलधाराओं से पूर्ण होने के साथ साथ बहुत सुंदर काले घुंघराले बालों जैसे हैं। इनके हृदय में बिजली का सौंदर्य है जो वज्र का काम भी करता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है उसको बात करते हैं। बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में आपको साथ साथ अच्छे तरह से आंसर लिखना है, ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, कहानी नहीं बनानी है किसी भी क्वेश्चन की। इसमें घ पार्ट में है, संगीतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से अधिक ऊंचा क्यों नहीं उठाता? तो इसका आंसर हो जाएगा, संगीतकार मुख्य गायक के गायन में साथ देता है। संगीतकार मुख्य गायक के गायन में साथ देता है। वह अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से अधिक ऊंचे स्वर में नहीं जाने देता। संगीतकार कितना भी उत्तम हो परंतु स्वयं को मुख्य गायक से कम ही रखता है ताकि मुख्य गायक की महत्ता कम ना हो सके। संगीतकार अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव रखता है। इसी कारण संगीतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से अधिक नहीं उठाता।
इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, यहाँ पे देखिए, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखना है। इस वीडियो में जितना मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियो हैं बहुत ज़्यादा हैं, समय बहुत लगेगा उनको आप तक पहुँचाने में। अगर आप लोग एक्टिव हो गए, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर रहे हैं और केवल इसी को पढ़ के आप मेरिट में जा सकते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। केंद्रीय संगठन जो है आपका, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उनके द्वारा जो है ये मॉडल पेपर जारी किया जा रहा है। किसी वेबसाइट पे नहीं, कहीं भी किसी स्कूल पे नहीं, किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज़ आप बहुत सावधानी से पढ़ें, हर विषय का आप तक पहुंचा दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ में। यहाँ पर जो है क पाठ में पूछा गया, माता का आंचल पाठ में निहित जीवन मूल्यों की चर्चा कीजिए। तो माता का आंचल आपने पढ़ा है, तो इसमें जो माता का आंचल है इसमें क्या क्या जीवन मूल्य दिए गए हैं वो आपको बताना है। देखिए मैंने क्या लिखा है, माता का आंचल पाठ में माँ के स्नेह और वात्सल्यपूर्ण प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है, जिसके आंचल में छिपकर बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। पाठ में बालक भोलानाथ कोई भी विपदा आने पर मां के आंचल में आकर ही उसकी शरण लेता है। पाठ में ग्रामीण जीवन संस्कृति का चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ बच्चे परस्पर मिलजुल कर खेलते हैं। इस पाठ में प्रकृति से निकटता बनाए रखने, जीव जंतु और पक्षियों के प्रति प्रेम, नदियों को स्वच्छ रखने और मिलजुल कर काम करने और बड़ों का आदर सम्मान करने जैसे जीवन मूल्य उभर कर आए हैं। इनमें हमें इन जीवन मूल्यों को अपनाना चाहिए। तो ये हमने बताया माता के आंचल के निहित जीवन मूल्य जो हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जिसको हमने इसमें डिस्क्राइब किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया, पहाड़ी बच्चों और महानगरीय बच्चों की जीवन शैली में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। तो पहाड़ी बच्चे और जो नगर के बच्चे हैं उनमें क्या भिन्नता है ये आपको बताना है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर। तो देखिए, पहाड़ी बच्चों और महानगरीय बच्चों की जीवन शैली में मुझे अनेक भिन्नताएं दिखाई देती हैं। पहाड़ी बच्चों का जीवन अत्यंत श्रमशील होता है, यानी श्रमशील यानी कठिन होता है, परिश्रमी होता है। अधिक श्रम के कारण वे स्वस्थ तो होते हैं पर मोटे नहीं हो पाते, क्योंकि वो चलते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते उतरते हैं, इसलिए उनको मोटापा नहीं होता। इनके स्कूल पहाड़ियों के बीच दूर दराज क्षेत्र में होते हैं, जहां ऊंची नीची चढ़ाइयां करके अपना बस्ता लादे इन्हें जाना होता है। ये बच्चे शाम को वापस आते समय लकड़ियां या अन्य सामान लेकर अपनी माओं के साथ लौटते हैं। इसके विपरीत शहर के यानी कि महानगरीय शहर के बच्चों का जीवन जो है सुखमय होता है। वे बस या गाड़ियों में स्कूल जाते हैं और शाम को टीवी देखते हैं या मोबाइल और कंप्यूटर पर गेम खेल करके अपना समय बिताते हैं। ये बच्चे देखने में मोटे लगते हैं क्योंकि ये व्यायाम नहीं करते, इनको कोई कसरत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ इनको बैठे बैठा मिल रहा है, ये इसलिए इनका जो है मोटापा बढ़ जाता है ना। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोला गया, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो यहाँ पर देखिए, लेखक को जब जापान जाने का अवसर मिला तो उन्होंने वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से पीड़ित लोग आज तक कष्ट पा रहे हैं। लेखक हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में सुनकर तथा उनके कुप्रभावों को प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट का भोक्ता नहीं बन पाया। एक दिन वह जापान के हिरोशिमा नगर की एक सड़क पर घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी और उस पत्थर पर एक मानव की छवि छपी हुई थी, यानी परछाई छपी हुई थी। वास्तव में परमाणु विस्फोट के समय कोई मनुष्य उस पत्थर के पास खड़ा होगा और रेडियोधर्मी किरणों ने उस आदमी को भाप की तरह उड़ा दिया और उसकी छाया पत्थर पर डाल दी थी। उससे देखकर लेखक के मन में अनुभूति जाग गई और उसके मन में विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य जो है साकार हो उठा। जो बम विस्फोट हुआ होगा उस समय, उसका जो है दृश्य कल्पना करने लगा, तो उस समय जो है वह विस्फोट का भोक्ता बन गया। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें 14वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक पर जो है आपको 120 शब्दों में जो है अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है आपका कोरोना वायरस पे, इसमें संकेत बिंदु जो दिए हैं इनको भी इंक्लूड कर लेना है। कोरोना वायरस का संक्रमण, लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव और बचाव के उपाय, ये तीनों को चीज़ों को आप डाल करके अनुच्छेद लिखेंगे। याद रखना, अनुच्छेद अलग चीज़ होता है, निबंध अलग चीज़ होता है। तो अनुच्छेद देखिए इस तरह से लिखना है आपको। तो मैंने लिखा है कोरोना वायरस के बारे में, तो इस अनुच्छेद को देखिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, कोरोना वायरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 को एक महामारी घोषित कर दिया है। इस महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह महामारी दुनिया के प्रत्येक देश में फैल गई। यह वायरस बेहद जानलेवा है और इसका संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से होता है। इसके संक्रमण के शुरुआत में जुकाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। यह वायरस इंसान के फेफड़ों में सीधा असर करता है। इस बीमारी के संक्रमण से लाखों लोग अब तक अपनी जान जो है गंवा बैठे हैं और लाखों लोग अभी भी संक्रमित हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ समय के लिए कई देशों में लॉकडाउन लगाया गया, जिसके कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव तो यह रहा कि लोग अपने घरों में रहने के कारण व सामाजिक दूरी बनाने के कारण इस बीमारी की चपेट में आने से बचे रहे। इसके अलावा सभी वाहनों, कल कारखानों, उद्योग धंधों, ऑफिस और स्कूलों
के बंद होने के कारण प्रदूषण के स्तर में काफ़ी कमी आई और प्रकृति को भी अपने आप को एक बार शुद्ध और साफ और स्वस्थ करने का मौका मिला। लोगों ने अपने घर परिवार और अपने परिजनों के साथ खूब समय बिताया और सबसे अच्छी बात यह रही कि ओजोन परत के स्वास्थ्य में, यानी ओजोन परत जो आपका छेद हो रहा था, तो ओजोन परत के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिला। कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ देशों ने वैक्सीन बना डाली है और लोगों का टीकाकरण भी बहुत तेजी से किया जा रहा है, परंतु जब तक 100% टीकाकरण नहीं हो जाता, सावधानी व सामाजिक दूरी ही इसका एकमात्र बचाव है। इसलिए हमें लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों, सामाजिक समारोह, कार्यक्रमों से दूरी बनानी चाहिए और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से आपको अनुच्छेद लिखना, अनुच्छेद को अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। इसमें आपको उल जुलूल फालतू कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है, बहुत तरीके से लिखना, तब जाके आप मेरिट में जाओगे। अगला जो दूसरा पार्ट दिया गया इसमें, संघर्ष की परिणति विजय, ये आपको जो है इस पे अनुच्छेद लिखना है। इसमें संघर्ष जीवन और चुनौती और संघर्ष और विजय की खुशी, ये तीनों को इंक्लूड कर देना है। देखो मैंने लिखा है जो, इसको समझो। संघर्ष की परिणति विजय, संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। ये एक प्रकार से पर्यायवाची, यानी कि संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है, यानी कि संघर्ष का दूसरा नाम क्या है? जीवन है, और जीवन का दूसरा नाम क्या है? संघर्ष है। इसलिए ये एक प्रकार का पर्यायवाची है और इस एक दूसरे के पूरक भी हैं, यानी कि इनके बिना जो है जिंदगी आपकी चल नहीं सकती। जीना तो उसी का है जिसने जीवन के सूत्र को समझ लिया है। भयंकर से भयंकर और विपरीत स्थिति पर विजय पाने का एक ही रास्ता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ बाधा विरोध से जूझ जाना, संघर्ष करना। जो संघर्ष से बचकर चले वो कायर है। संसार रूपी सागर की ऊंची उफनती लहरों को जिसने चुनौती देना सीख लिया है, सफलता की अनुपम मणियां उसी ने बटोरी हैं। जो डर कर किनारे बैठ गया वह तो जीवन का दांव ही हार गया। कबीर ने इस भाव को इस तरह व्यक्त किया है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। ये अच्छी लाइन है, अगर आप डालते हैं तो एग्जामिनर वैसे ही खुश हो जाएगा। हाईलाइट भी कर सकते हैं आप लाइन से इसको। अब देखिए आगे हमको और अनुच्छेद को कंप्लीट करना है। यह गहरे पानी, यहाँ पे जो जिन खोया तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, अब इसका मतलब हम समझा रहे हैं। यह गहरे पानी बैठ कर खोजना क्या है? तो यहाँ पर जो है यही संघर्ष अथवा चुनौती को स्वीकार करना है, कर्म की आंच में तपना है। यही गीता का भी अमर संदेश है कि कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है और धर्म के जीवन पथ पर सफलता मिले या विफलता, संघर्ष करने का संकल्प शिथिल नहीं पड़ना चाहिए। शिथिल मतलब कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जिसमें अपने उसूलों पर अटल रहने की दृढ़ता है, जिसका संकल्प सच्चा है, वही जीवन के संघर्ष में विजयी होता है। जीवन में विपत्तियां सभी को सहनी पड़ती है, भले ही जीवन में कितने संकट आए, परंतु जो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, जो कष्टों का साहस से सामना करता है, जो यह मानता है कि कर्म ही जीवन है, वह यह मानकर सदा कर्म प्रयत्न परिश्रम में लगा रहता है, वस्तुतः वही मनुष्य जीवन में विजय अर्थात सफलता प्राप्त करता है। इस विजय की खुशी किसी भी खुशी से बढ़कर होती है। तो यहां पर हमने सारी चीजों को इंक्लूड किया, सारे पॉइंटों को इंक्लूड किया, इस तरह से अनुच्छेद लिखा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आपको मैं बता चुका हूं 430 सैंपल पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट बाय केंद्रीय विद्यालय, डाउनलोड ओनली ऑन अखिलेश क्लासेस फॉर यू। यहीं पर मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल इसकी अवेलेबल है। जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे पीडीएफ फाइल मिलती जाएगी। एक ही लिंक है, उस लिंक पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे आपके सामने सारे प्रश्न आ जाएंगे। पहला आप जो यहाँ पे ग पार्ट है, इसमें क्या है? याद आता है विद्यालय का प्रांगण। प्रांगण जो है विद्यालय का आपको याद आता है, हमेशा आप सोचते रहते हो विद्यालय के बारे में। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखना है। इसमें आपको विद्यालय की मस्ती लिखनी है, मित्रों का साथ लिखना है और कक्षा की पढ़ाई भी इंक्लूड कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे याद आता है विद्यालय का परागण। विद्यालय की यादें हर किसी को याद रहती हैं। विद्यालय के मित्र, विद्यालय के अध्यापक, विद्यालय की क्लास एवं प्यारा सा सुंदर विद्यालय सच में बहुत याद आता है। मैं विद्यालय सुबह सुबह जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाता था, सिर्फ यह सोचकर कि मेरे मित्र विद्यालय में मुझे मिलेंगे, मैं उनके साथ बातें करूंगा, खेलूंगा, साथ में पढ़ाई करूंगा। यही सोच मुझे काफ़ी खुश कर देती थी। विद्यालय में पढ़ाई करना भी मुझे पसंद था। मेरे सभी अध्यापक मुझे बहुत पसंद थे। मेरे विद्यालय की अपनी कक्षा का मैं मॉनिटर था, यानी कि मैं विद्यालय की अपनी क्लास का मॉनिटर था। मेरे विद्यालय की कक्षा या क्लास के सभी साथी मेरा बहुत सम्मान करते थे। अक्सर जब मेरे मित्रों को कुछ समझ नहीं आता था तो वह खाली समय में मुझसे अपनी समस्याओं का समाधान लेते थे। विद्यालय के दिनों में हम कई बार रविवार के दिनों में बाहर घूमने भी जाते थे। हम विद्यालय के लंच के समय में बहुत ही खुश रहते थे। हमारे विद्यालय में बने पार्क में हम सभी मित्र आपस में बातचीत करते थे। हम परिवार के सदस्यों के समान ही मिलजुल करके खाना खाते थे और काफ़ी खुश रहते थे। जब भी विद्यालय की घंटी बजती थी तो हम अपनी क्लास में आ जाते थे और हम सब विद्यालय में काफ़ी खुश रहते थे और सोचते थे कि काश विद्यालय के दिन कभी ख़त्म ना हो। लेकिन एक समय ऐसा आया जब विद्यालय को आखिरकार अलविदा कहना पड़ा। आज मैं भले ही कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेकिन वो विद्यालय का परागण सदैव याद आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है याद आता है विद्यालय का परागण पे आप जो है
लिख सकते हैं अनुच्छेद। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको 15 पूछा गया। आप सचिन मेहरा, स्वाति आहूजा एक दैनिक समाचार पत्र में दैनिक जागरण के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने हेतु अनुरोध करते हुए 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। सबसे पहले आप अपना एड्रेस, अगर आपको एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में दिनांक ध्यान रखना है आपको। तो मैंने लिख दिया जैसे कोई भी एड्रेस 15C शुभम अपार्टमेंट, राजपुर रोड, दिल्ली, और दिनांक जैसे मैंने आज वीडियो बना रहा हूं तो 29 अक्टूबर 2022 का डाल दिया। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे जिसको हमें पत्र दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के संपादक को लिखना है, तो उसके संपादक को हम जो है आग्रह करते हैं। तो सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण दिल्ली। अब यहां पर जो है आप विषय जो मेंशन कर देंगे किस लिए लिख रहे हैं। आप जो यहां पर क्वेश्चन दिया गया इसमें क्या दिया गया है कि आपको अपनी कविता प्रकाशित करवानी है, तो विषय हो जाएगा कविता प्रकाशित करवाने हेतु अनुरोध। अब यहां पे महोदय से स्टार्ट करेंगे और इस अनुच्छेद को हम जो है कंप्लीट करेंगे, यानी कि इस लेटर को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर देखिए, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपनी कविता बचपन प्रकाशित करवाना चाहता हूं। यह कविता मेरे बचपन से जुड़ी खट्टी मीठी यादों पर आधारित है। इस कविता के द्वारा मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं कि बच्चों को बात बात पर सजा न दें, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि मारपीट से बच्चे दब्बू का मतलब होता है दब कर रह जाने वाले, ठीक है। मैंने केवल इसको लिखा है आपके लिए समझाने के लिए कि इसका दब्बू का मतलब क्या होता है, दब कर रहने वाले जो बच्चे होते हैं वो हो जाते हैं। तो क्योंकि मारपीट से बच्चे दब्बू और भीरू मतलब डरपोक, ठीक है। तो क्योंकि मारपीट से बच्चे दब्बू और भीरू बनते हैं, उन्हें जीवन में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैं अपनी कविता के कुछ अंश इस पत्र के साथ संकलन कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इसका विश्लेषण करने के बाद इस कविता को प्रकाशित करने का विचार अवश्य करेंगे, ठीक है। तो संकलन तो आपको करना नहीं, केवल लिख देना है संकलन कविता, ठीक है। आपको ऐसा कविता लिखनी नहीं है। धन्यवाद करके जो भी आपको नाम दिया गया ऊपर यहाँ पे आपको दिया गया सचिन मेहरा लिखिए या फिर स्वाति आहूजा लिखिए, तो आपकी मर्जी है, आप जो भी हैं आप लिख सकते हैं। लड़की हैं तो अपना नाम, और लड़के हैं तो जो लेटर में दिया गया उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। अगला इसका अथवा पाठ की बात करते हैं। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, सारे प्रश्न बताऊंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी करोगे, जल्दबाजी वाला काम शैतान का। यहां पर जो है आप मनीष सिंह हैं, अनीता रावत हैं, विद्यालय में प्रथम आने पर इसकी सूचना देते हुए अपनी माता जी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है, यानी कि ये आपका ऑफिशियल पत्र ना होकर के आपका पर्सनल लेटर हो गया, यानी कि इनफॉर्मल लेटर हो गया। और धन्यवाद दीजिए कि आपके साथ वे भी रातों में जगती रहीं, इसलिए यह संभव हुआ। तो आपको बताना है कि आपकी माता जी जो है रात भर आपके साथ जो है जगती रहती थी, जिस वजह से आप जो है क्या हुए हो, बहुत ही अच्छे अंकों से आपने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, ठीक है। सबसे पहले एड्रेस कौन सा, जो भी एड्रेस आप लिखना चाहो, कोई भी एड्रेस आपको लिखना ही होगा, तो अपना एड्रेस हमेशा जो है ऊपर लिखोगे। तो मैंने लिख दिया 62 गुरुकुल विद्यालय, लाजपत नगर, दिल्ली। और दिनांक जो है मैंने बताया था जैसे आपका एड्रेस खत्म होगा उसके बाद में दिनांक डालना है, तो दिनांक आज का मैंने डाला है 29 अक्टूबर 2022, ठीक है। अब विषय जो है जरूर मेंशन कर देना। विषय क्या है आपका, विद्यालय में प्रथम आने पर माता जी को सूचना पत्र, ठीक है। इस तरह से विषय आप लिख दोगे। विषय आपकी मर्जी है, सही तरीके से लिखना, जो भी उसमें आप विषय डाल रहे हैं सही तरीके से डालना। हर पॉइंट के नंबर मिलते हैं, स्टार्टिंग का जो ये है इसका नंबर मिलेगा, इसका भी नंबर मिलेगा, और फिर इसका भी नंबर, अलग अलग नंबर मिलते हैं, याद रखना। प्रार्थना पत्र हो या फिर आपका लेटर राइटिंग हो। अब देखिए, पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श, और आपको जो है सिंबल यूज करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको जानकर खुशी होगी कि आपकी मेहनत रंग लाई है, आपका पुत्र पूरी कक्षा में प्रथम आया है। जब प्रधानाचार्य या प्राचार्य महोदय ने प्रार्थना सभा में मेरा नाम घोषित किया तो मैं गर्व और प्रसन्नता से भर गया। माता जी, उस समय मैंने आपको याद किया। यह आपकी तपस्या का ही फल था जिसका स्वाद मैं चख रहा हूं। यदि आप रात रात भर मेरे साथ ना जगती रहती तो मैं आलसी कब का सो गया होता और मुझे यह सफलता कदापि ना मिलती। इसलिए इस सफलता का पहला अधिकार आपका है। आपको इस सफलता पर बधाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि छात्रावास में रहते हुए मैं आपकी दी हुई सीख को कभी नहीं भूलूंगा, और रात को जब भी नींद आएगी आपको याद करूंगा और नित्य परिश्रम करूंगा। आपका आशीष इसी प्रकार देती आप अपना आशीष इसी प्रकार देती रहें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और पिताजी को मेरा प्रणाम कहें। इस तरह से करके आप अपना पुत्र जो है लिख करके, और जो भी आपको नाम दिया गया लेटर में उसको यूज कर लेंगे, पुत्र पुत्री, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आप अपने आप को डॉक्टर पूजा शर्मा मानते हुए महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक यानी प्रसूति विशेषज्ञ होते हैं जो बच्चे डिलीवरी करवाते हैं, वो डॉक्टर्स के पद हेतु आवेदन करने के लिए एक स्वव्रत जो है लगभग 80 शब्दों में तैयार करिए। स्वव्रत का मतलब हो गया आपका रिज्यूम जिसको बोलते हैं, तो रिज्यूम जो है आपको तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको रिज्यूम में यहाँ पे लिख देना है स्वव्रत, ठीक है। उसके बाद आपको नाम देना है। नाम इसमें दिया गया है पूजा शर्मा है तो इसको लेना है, और इसके अलावा कोई डिटेल नहीं दी गई। डिटेल आपको फिर अपने हिसाब से बनानी होगी। तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स जो दी हैं उसको देख लीजिए। नाम जो है डॉक्टर पूजा शर्मा, पिताजी का नाम कुछ भी डाल दिया आपने, माता जी का नाम भी आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद जन्म तिथि जरूर डालेंगे। उसके बाद में वर्तमान पता कोई भी आप जो है डाल सकते हैं, जयपुर, उदयपुर, आप बीकानेर, या फिर आपका
दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कहीं का भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कि आपको कहाँ का एड्रेस जो है डालना है। इसमें देखो आपको आपको अपने आप को जो है पूजा शर्मा मानते हुए महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक प्रसूति विशेषज्ञ के पद हेतु आवेदन करना है, लेकिन इसमें कोई भी एड्रेस नहीं मेंशन है, तो एड्रेस आपकी मर्जी से कोई भी डाल सकते हैं। और कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया जाता। स्थायी पता आप चाहें तो इसी को सेम कर सकते हैं, उपयुक्त, ठीक है। और टेलीफोन नंबर कुछ भी XYZ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है मोबाइल नंबर लिखना चाहें तो ठीक है, ये कॉलम में से कोई भी एक लिख लें, और ईमेल एड्रेस जरूर मेंशन करना है। तो ये तो छोटा सा हो गया सव्रत। अब जो है सव्रत तो हो गया, लेकिन ये 80 शब्दों के लिए नहीं हुआ, तो हमें थोड़ा सा और जो है इसमें विस्तार करना होगा। अपनी शैक्षिक योग्यताएं बताएंगे। हमने तो अपना केवल डिटेल दिया कि मैं क्या हूं और मेरे से कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो, मैं कहां रहता हूं, बस इतना ही बताया मैंने। अब बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ाई करी है, मैं प्रसूति विशेषज्ञ कैसे बन सकता हूं। उसके लिए अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए हमने अपनी डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले शैक्षिक योग्यता बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है आप कॉलम बना देंगे 1 2 3। आप जो भी परीक्षा दी हैं तो परीक्षा का नाम, वर्ष जो है पासिंग वर्ष खाली लिखो, विद्यालय का या बोर्ड का नाम लिख दो, इधर विषय लिख दो, और यहाँ पे श्रेणी लिख दो, यहाँ प्रतिशत लिख दो, आपकी मर्जी है कैसे भी, ठीक है। आपको केवल मनगढ़ंत बताना है। पहला जो है 10वीं कक्षा आपने 2006 में पास की, CBSE बोर्ड था। इसमें जो है कुछ सब्जेक्ट अगर आप विषय मेंशन करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज ये विषय वाला कॉलम हटा सकते हो, लेकिन अगर आप करते हो तो बहुत बेहतरीन रहेगा। एग्जामिनर खुश होकर बिना पढ़े ही आपको एक टेबल देख करके ही नंबर दे देगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी हो गया, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब आपके पास होता ही है। अच्छा, श्रेणी आपकी प्रथम रही थी और आपका प्रतिशत रहा था 76%, ठीक है। आप इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद 10वीं के बाद आपने 12वीं की, 12वीं आपने 2008 में, 6 के बाद में 11वीं और 12वीं 8 में करी, CBSE से ही करी, और आपने जो है साइंस लिया था, यानी कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और हिंदी अंग्रेजी। प्रथम आए थे आप, 83% से आपने पास की। उसके बाद में आपने MBBS किया 2014 तक, और जो है आपने कोई भी MBBS का जो है निम्स डाल दो, कोई भी मेडिकल स्कूल का इंस्टीट्यूट का नाम जो है आपको उसको डाल देना है। मेडिकल साइंस से आपने जो है विषय लिया था, प्रथम श्रेणी प्राप्त करी और इसमें 79% आए। और इसी तरह से आप फिर अगला जो आपने चाहो तो MBBS के बाद में स्टॉप कर सकते हो, अगला लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि MS की आपने गायनिकोलॉजी में 2017 में आपने पास आउट किया, ठीक है। और यहाँ पर जो भी कोई आपको डालना है तो आप सबसे बढ़िया SMS डाल दो, ठीक है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो होता है ना, उसका नाम आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा नाम है। फोर्टिस हॉस्पिटल डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल नहीं, आपको कॉलेज डालना है तो कॉलेज का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद में गायनी यानी प्रसूति का काम किया आपने, ठीक है, मतलब इसकी पढ़ाई की, और प्रथम डिवीजन से आप पास हुए और 82% आए। तो इस तरह से आपने बताया कि मेरी शैक्षिक योग्यताएं क्या है, ऊपर बताई कि आपका एड्रेस क्या है, आपका आपसे कॉन्टैक्ट कैसे किया है, यहाँ पर आपको बताया, आपने बताया कि आपने पढ़ाई क्या करी है। अब जो है आपका कोई एक्सपीरियंस है, कुछ योग्यताएं हैं अलग से, तो उनको बता सकते हो। जैसे अन्य संबंधी योग्यताएं क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कोई भी आप जो है मान लीजिए 40 है कोई भी, तो यहाँ पे संतो कबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल में, या दुर्लभ जी हॉस्पिटल खाली लिख सकते हो, दुर्लभ जी हॉस्पिटल में रेजिडेंट के पद पर 3 वर्ष के लिए कार्यरत, 2018 से 2020 तक, वर्तमान में एपेक्स अस्पताल में कार्यरत, स्वास्थ्य संबंधी कैंपों में प्रतिभागिता से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन। और दूसरा जो विशेषता है, आप जो अपनी अन्य योग्यताएं बता सकते हैं, विज्ञान प्रदर्शनी में सक्रिय भागीदारी। उपलब्धियां क्या क्या हैं, आपने क्या क्या हासिल किया अपने करियर में इस पढ़ाई के दौरान और यहाँ पर जो नौकरी करी है। तो आपने जो है विज्ञान क्विज विद्यालय स्तर पर जो है प्रथम पुरस्कार हासिल किया था 2008 में, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार किया था अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, वो 2009 में। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है कार्योत्तर गतिविधियां, जो आप कार्य कर रहे थे, आपकी अभिरुचियां क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है। तो स्वास्थ्य संबंधी पत्रिकाओं का नियमित पठन, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी कैंपों का आयोजन और उसमें सक्रिय भागीदारी, यहाँ पे को का नहीं का कर देना, ठीक है। और स्वास्थ्य संबंधी कार्यशालाओं में भाग लेकर जन सामान्य का मार्गदर्शन। तो इस तरह से आप इसमें से जरूरी नहीं कि सारा लिखो, लेकिन मैंने आपको डिटेल सोल्यूशन दिया है, तो डिटेल में डिटेल होता है। इसमें से आप एक एक दो लाइन कम करना चाहो, जितना कम करना चाहो कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आप चाहो तो केवल आप अपना जो है यहाँ पर इसमें से एक लाइन लिख दिया, इसमें से भी एक लाइन कोई भी लिख दिया, ठीक है। और संदर्भित व्यक्तियों का विवरण जरूर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको देख करके एग्जामिनर जो है बहुत खुश होता है। यहाँ पे संदर्भित व्यक्ति मतलब जो आपका रेफरेंस दे सकते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, आप मेरे पास आए नौकरी मांगने के लिए, आपने बताया कि मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल में काम किया, दुर्लभ जी हॉस्पिटल में काम किया, तो आप जो आदमी के नाम दोगे और जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर दोगे, तो उनसे मैं बात करके पूछ सकता हूँ क्या वाकई आपने वहाँ पे काम किया या फिर आप फर्जी वाला काम कर रहे हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ से संबंधित व्यक्तियों के विवरण से मिलता है। तो डॉक्टर महावीर प्रसाद जैन, एसोसिएट प्रोफेसर SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, यानी कि आप डायरेक्ट इनको प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो कि मैंने यहाँ से पढ़ाई करी या नहीं करी। डॉक्टर सुशीला खुटेटा, जो कि वरिष्ठ डॉक्टर हैं प्रसूति विभाग यानी कि डिलीवरी सेक्शन की, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर, यहाँ पे भी आपने काम किया है, ठीक है। इनका आपने नाम दे दिया और फिर आप डालोगे दिनांक, सीधा सीधा मैं आज का भी डाल सकता हूँ, कल का भी डाल सकता हूँ, दिनांक का कोई इशू नहीं है। स्थान जरूर डालोगे, ठीक है। आपका नाम और हस्ताक्षर ये लिख दोगे। तो इस तरह से आपका जो है इस तरह का प्रश्न जो आपको करने को मिलेगा, तो इसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 5 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, तो इस तरह से आसानी से नहीं मिलते हैं। आपको एग्जामिनर को कन्विंस करना पड़ता है, मेरिट में ऐसे नहीं आते हैं केवल कुछ पंक्तियाँ लिख करके। अथवा की बात करते हैं। अथवा है वन महोत्सव के अवसर पर आप पौधारोपण करना चाहते हैं, नगर के उद्यान अधिकारी को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिख करके पौधों की व्यवस्था कराने के लिए आग्रह करना है। तो आपको ईमेल लिखना है किसको, एक आपका नगर का जो उद्यान अधिकारी है ना, नगर के उद्यान अधिकारी को जो है ईमेल लिखना है 80 शब्दों में, वन महोत्सव के अवसर पर आप जो है पौधारोपण करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको तो लिखना है आपका फ्रॉम, मतलब आप जो भेज रहे हैं, इसमें कोई भी एड्रेस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो आपकी मर्जी चलेगी। अब तो आप अपनी मर्जी से आप अपना ईमेल एड्रेस लिखा -- gmail.com, और टू किसको भेज रहे
रहे हो तो हम भेज रहे हैं नगर के उद्यान अधिकारी को, तो इसका कोई एड्रेस होगा, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे हमारे forestofficer@gmail.com, ठीक है। तो ये हमने जो है भेजने वाले का और पाने वाले का पता लिख दिया। उसके बाद हमारा तीसरा जो चरण आता है उसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमारे को जो है वन महोत्सव के अवसर पर पौधारोपण, ठीक है ना। तो पौधारोपण के लिए पौधों की आवश्यकता हेतु, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो वन महोत्सव के अवसर पर पौधारोपण की व्यवस्था हेतु, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। उद्यान अधिकारी, सविनय निवेदन है कि मैं ग्रीन हाउस सोसाइटी का सचिव हूं। हमारे क्षेत्र राजनगर के आसपास पेड़ पौधों और हरियाली की कमी है। आगामी वन महोत्सव के अवसर पर हमारी सोसाइटी इन क्षेत्रों के आसपास पौधारोपण करना चाहती है। जीवन में पेड़ पौधों के महत्व के बारे में आप हमसे अधिक जानते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि पौधारोपण के लिए पौधे उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था करें। धन्यवाद करके भवदीय लिख करके आप अपना नाम जो भी लिखना चाहें, अगर आपको यहाँ पे नाम देता है तो नाम लिखना है, अगर नाम नहीं देता है तो आप अपना अबसदा कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना कहाँ का आपने बताया ग्रीन हाउस सोसाइटी के सचिव है ना, तो अपना जो है ये पदवी जरूर डाल देना, ग्रीन हाउस राजनगर ग्रीन हाउस सोसाइटी सचिव, और दिनांक जो भी है आप आज का कल का जो भी एग्जाम डेट का वो दिनांक डालेंगे। तो इस तरह का आपको ईमेल लिखना होगा, ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह का ईमेल लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया, इस बरसात में आपने कुछ पौधे तैयार किए जिन्हें आप निःशुल्क वितरित करना चाहते हैं। सोसाइटी सचिव की तरफ से लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन आपको तैयार करना है, निःशुल्क पौध वितरण। इस तरह से आपने जो पहली हेडलाइन डाल देनी है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञापन में मेन हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अगर आप चित्र बनाना चाहें तो अगर आपकी आर्टिस्ट मतलब आपकी उंगलियां आर्ट करना जानती हैं तो आप कोई भी पेड़ का या गमले का कोई भी पौधा बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्यूटराइज पिक्चर है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बट आपको दिखाने के लिए बताया कि यहाँ पर आप गमला बना सकते हैं, कुछ पेड़ झाड़ियाँ कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो बना करके फिर आप क्या लिखोगे, स्लोगन लिखोगे। तो स्लोगन को जो है आप इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमा लगाना भूल गया, तो यहाँ हो जाएगा पौधे का हो रहा निःशुल्क वितरण, आओ सब मिलकर बचाएं पर्यावरण। तो ये हो गया आपका स्लोगन। अब यहाँ पे आप जो है इसमें क्या विज्ञापन के बारे में लिख दोगे। दिनांक 5 सितंबर 2022 को या कुछ भी को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आलोक शर्मा द्वारा तैयार की गई पौध का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। ये पौधे, आलोक शर्मा का मतलब ये नहीं कि मतलब इसमें लिखा हुआ है आलोक शर्मा, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी से सोसाइटी के सचिव हैं, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप अपना खुद का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। आप जो भी स्टूडेंट हैं अपना नाम, अगर लड़की हैं तो लड़की का नाम अपना डालिए और लड़के हैं तो लड़के का नाम। तो वितरण किया जा रहा है। ये पौध आप अपने घर की बालकनी या सोसाइटी के पार्क में लगा सकते हैं। कम से कम एक पौधा लगाकर जो है पर्यावरण संरक्षण में योगदान अवश्य करें। अब नीचे जो है आप अपना दे दोगे कि आप किस सोसाइटी, तो अपना नाम लिख दोगे, आप सोसाइटी का क्या है सचिव है वो लिख दोगे, और जिस सोसाइटी के हो जो सोसाइटी का नाम लिखना है आप लिख सकते हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला हमने लिख दिया, गोकुल धाम सोसाइटी। आते हैं इसके अथवा पार्ट में अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न की तरफ हम मूव कर चुके हैं, तो यहाँ पर ध्यान से जल्दबाजी मत करना खत्म करने की, क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, उसको ध्यान रखें। तो यहाँ पे अथवा पार्ट में है आपका मित्र ओजस्वी पहली बार एक नाट्य प्रस्तुति में भाग ले रहा है, यानी नाटक कर रहा है, तो उसके लिए लगभग 60 शब्दों में एक शुभकामना संदेश जो है आपको लिखना है। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से मैंने ये ब्रैकेट में बंद करे हैं इस तरह से आपको जरूर इनको अपने हाइलाइटर से या फिर पेंसिल से या पेन से इस तरह से ब्रैकेट में जरूर बंद करना। जो भी मैंने ब्रैकेट में बंद करके दिखाए हैं ये भी ब्रैकेट में आपको बंद कर देना है, जो आप शैक्षिक योग्यता दिखाओगे डिग्री वाला। कॉलम जरूर बनाना, जहां जहां मैंने कॉलम दिए हैं यही होता है एक टॉपर की निशानी, जो अपने पेपर को जो है लाखों बच्चों में से केवल एक पेपर जो ऐसा होता है जिसको देख करके एग्जामिनर का माइंड जो है फ्रेश हो जाता है। तो ऐसा पेपर आपको लिखना है जिसको देखते ही आप भी खुश हो जाओ, आपके साथी खुश हो जाएं और एग्जामिनर खुश तो होगा ही, ठीक है। तो इस तरह से आप जरूर कवर करें, जो ये बाउंड्री लाइन मैंने दी है ये बाउंड्री लाइन अवश्य दें। अब यहाँ पे आते हैं हम इसका अथवा पार्ट में। तो आपको जो है शुभकामना संदेश लिखनी है। जो आपका मित्र है वो पहली बार कोई नाटक प्रस्तुति कर रहा है तो संदेश, सबसे पहले लिखोगे संदेश। उसके बाद आप जो है डेट मेंशन करोगे एक तरफ और एक तरफ लिख दोगे समय, ठीक है। ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई। अब जो है जिसको लिखना है, जिसका नाम दिया है आपका मित्र ओजस्वी है, तो ओजस्वी को लिख देते हैं। ओजस्वी, प्रिय ओजस्वी, जीवन की प्रथम नाट्य प्रस्तुति के लिए शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर होने वाली तुम्हारी पहली नाट्य प्रस्तुति के लिए तुम्हें बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय से सभी का दिल जीत लोगे। इतने बड़े मंच पर तुम्हें अभिनय करते हुए देखने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। मेरी शुभकामनाएं। और फिर आपका नाम नहीं दिया है तो आप अपना कोई भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप अपना नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न पत्र का प्रारूप देखा, पूरे सोल्यूशन देखे। ये मॉडल पेपर नंबर 1 है। इस तरह से 30 मॉडल पेपर मिलेंगे जिसमें से सीबीएसई क्वेश्चन बनाता है। ध्यान रखना, सीबीएसई कहीं से क्वेश्चन नहीं लाएगा, सीबीएसई यहीं से इन 30 प्रश्न पत्रों में से ही क्वेश्चन देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप इन पढ़ लेते हैं तो आपको ना बुक देखनी है, ना कुछ देखना है, ना कोई गाइड देखनी है, ना कोई भी स्टेशनरी से आपको कुछ परचेज करना है। बाकी आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा सलाह यही है कि आप ये 30 प्रश्न पत्रों को जरूर पढ़ें, हर सब्जेक्ट के पढ़ें। तो ये आपका खत्म हुआ। और आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बाकी आप लाइक मत करो, सब्सक्राइब करो, नहीं, मेरा कोई इशू नहीं है। आप शेयर करें ताकि मैं दूसरे बच्चों तक ये जो है वीडियो पहुंचा पाऊँ, उनकी मदद कर पाऊँ और उनके अरमानों को जो है एक ऊंचाई पे पहुंचाऊँ। जो 2023 का सपना मेरिट लिस्ट के लिए देख रहे हैं उनका साकार हो सकता है आपकी बदौलत, अगर आप इनको शेयर कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।